हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी एमसीक्यूज सीरीज का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लास सेकंड डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर इंडियन पॉलिटी 2025 की प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिएगा, आपको वीडियो पसंद आएगी। अच्छा, इसमें जो पी वाई क्यूज होते हैं ज़्यादातर, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, उनको हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब आप बोलोगे कि यार वो चीज़ें तो हम कहीं और से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर जो उसके साथ डिटेल शेयर की जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और एमसीक्यूज पढ़ लिया और चलो भाई अगले एमसीक्यूज के ऊपर चलते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके साथ साथ जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपके साथ शेयर की जाती है। बाकी वीडियो पूरी देखिएगा, आपको अच्छे से पता लग जाएगा, ठीक है। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो gkstudyApp.com। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वो वाज द सेक्रेटरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का मतलब हमारी संविधान सभा। जिनको नहीं पता है संविधान सभा के बारे में, थोड़ा सा अपडेट दे देता हूं, मतलब कि बता देता हूं। हमारा जो संविधान था उसको जिसके द्वारा बनाया गया था वो थी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यानी कि संविधान सभा। संविधान सभा में डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स थे, तो क्या क्या चीजें संविधान में रखनी है, कैसे रखनी है, क्या क्या चीजें करनी है, उस सभी चीजों का डिसीजन जो है वो संविधान सभा के द्वारा लिया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसके बनने में, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में। तो ये सिंपल सा, जिसको नहीं पता था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली क्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि संविधान सभा के सचिव इनमें से कौन थे। एस एन मुखर्जी थे, एचवीआर अयंकर थे, बी एन राव थे, या प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका एचवीआर अयंकर, ठीक है। फुल नाम है इनका हरावू वेंकट वेंकट नरसिम्हा वरदाराज, ठीक है, पर पूरा नाम पूछा नहीं जाता है। तो एचवीआर अयंकर आपको याद रखना है, जो कि संविधान सभा के सचिव थे। अब ये आप में से मैक्सिमम को पता होगा, बट इसके ऊपर जो नाम दिया गया है एस एन मुखर्जी, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। एस एन मुखर्जी क्या थे, वो थे आपके चीफ ड्राफ्टमैन, चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन थे, वो थे आपके एस एन मुखर्जी। बी एन राव की बात करें, इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। बी एन राव जो थे वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, जिसको संवैधानिक सलाहकार भी बोल सकते हैं आप। तो ये कौन थे, ये थे आपके बी एन राव। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जो आपकी प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, उसको कैलीग्राफ जिसने किया था, कैलीग्राफर एक तरीके से आप बोल सकते हैं, वो कौन थे, वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो यहां पर जितने भी चार मेंबर दिए गए हैं, सभी का रोल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से है। पहले दोबारा से एक बार रिपीट करेंगे, संविधान सभा के सचिव कौन थे, एचवीआर अयंकर। चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, एस एन मुखर्जी। बी एन राव कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, संवैधानिक सलाहकार थे। और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कैलीग्राफर आप एक तरीके से बोल सकते हैं, प्रियम्बल को कैलीग्राफ करने वाले कौन थे, वो थे आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आई होप आपको ये चारों अच्छे से समझ आ गए होंगे, और चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चारों अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर आपके पास मैचिंग में आ सकते हैं, या फिर आपके पास स्टेटमेंट में आ सकते हैं, ठीक है। समझ आ गया, चारों अब जो है वो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इनमें से कौन संविधान सभा का सदस्य था, ठीक है। दादा भाई नरोजी थे, महात्मा गांधी थे, एम एन जिन्ना थे, या फिर के एम मुंशी थे। तो भाई दादा भाई नरोजी नहीं थे, महात्मा गांधी जी तो नहीं थे, एम ए जिन्ना का तो कोई लेना देना था ही नहीं। के एम मुंशी यहां पर जो है वो क्या थे, आपके संविधान सभा के सदस्य थे। अब सबसे पहले बात तो ये आपको पता लग गया कि ये जो है वो मेंबर थे। सेकंड, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एक कमेटी थी जिसका नाम था ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे, वो थे आपके के एम मुंशी। समझ आया। तो के एम मुंशी का इंपॉर्टेंट रोल है कि एक तो संविधान सभा के पहली बात तो सदस्य भी थे, और उसके साथ साथ ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इसके चेयरमैन कौन थे, इसके चेयरमैन भी आपके के एम मुंशी थे। अच्छा, दादा भाई नरोजी आपको पता ही होगा, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ये आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आया होगा, और मेरा तो यही रहता है हमेशा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको पता हो।
चलिए अगला क्वेश्चन बहुत बार आपको जो है वो प्रीवियस ईयर में देखने को मिल गया होगा। एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन, किसके एडॉप्शन की बात हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल के, कि कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया था इंडिया के, तो उसमें स्टार्टिंग में 395 आर्टिकल्स थे और यहां पर पूछा गया कितने जो है वो शेड्यूल्स थे, ठीक है, यानी कि कितनी अनुसूचियां थी, 10 थी, 5 थी, 8 थी या 7 थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 8, ठीक है। चलिए एक एक करके समझते क्या चीज है। सबसे पहले एडॉप्शन की बात करें कि कब एडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 26 नवंबर 1950 को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, कुछ पार्ट्स को, और इसके अलावा जो बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू हुआ था। इसके बारे में आगे भी बात करेंगे, बट जब बात आती है एडॉप्शन की तो 26 नवंबर 1950 की डेट आपको जो है वो याद रखनी है। समझ आ गया? कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसको बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के फादर बोला जाता है, ये भी आपको पता होगा। अब बात करें स्टार्टिंग की, कि जब आपका एडॉप्शन हुआ था तो उस समय आर्टिकल कितने थे? आर्टिकल थे आपके 395, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर यहां पर पूछा गया शेड्यूल्स कितनी थी? शेड्यूल्स थी आपकी 8, ठीक है। और इसके अलावा एक और आता है पार्ट्स कितने थे? पार्ट्स थे आपके 22। ये होगी स्टार्टिंग की बात। अब स्टार्टिंग से हम प्रेजेंट में आ चुके हैं, तो प्रेजेंट में क्या है कि भाई आर्टिकल कितने हैं? आर्टिकल हैं हमारे 448, ठीक है। शेड्यूल्स कितनी हो गई हैं? 8 से बढ़कर 12 हो चुकी है। और इसके अलावा पार्ट्स कितने हो चुके हैं? पार्ट्स 22 से बढ़कर 25 हो चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग वाला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये प्रेजेंट वाला भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन आर्टिकल से भी आ सकता है, शेड्यूल से भी आ सकता है, पार्ट से भी आ सकता है, इधर आर्टिकल से भी आ सकता है, शेड्यूल से भी आ सकता है, पार्ट से भी आ सकता है, या फिर वही मैचिंग वाला, या फिर आपकी स्टेटमेंट वाइज, जो कि लेवल अब बढ़ रहा है तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन का ये है, ठीक है। एडॉप्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, ये क्वेश्चन भी आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा, ये वाला भी आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिल जाएगा। मतलब जितने यहां पर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं सारे आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेंगे। बस आपको हर डेटा जो है वो पता होना जरूरी है। जब जब एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है आज के आने वाले टाइम में, कंपटीशन इतना हार्ड हो रहा है, तो जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास हो उतना ज्यादा बेनिफिशियल जो है वो आपके लिए रहेगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन, कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? बिल्कुल सही आंसर आप में से मैक्सिमम का कि 22 जुलाई 1947 को जो है इसकी एडॉप्शन की गई थी। ये तो पहला क्वेश्चन बन गया। एक क्वेश्चन आता है आपका रेशो से। आपने देखा होगा कि भाई राष्ट्रीय ध्वज की रेशो कितनी होती है, तो याद रखिएगा 2:3। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, पहले 2 उसके बाद 3, ठीक है, ये याद रखना है। फिर स्पोक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो तिलियां होती है बीच में होता है ना, ठीक है, तिलियां कितनी होती है? तिलियां होती है आपकी 24, ठीक है, 24 जो है वो आपकी स्पोक्स होती है। तो ये तीनों आपके नेशनल फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। जनगण मन, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। इसको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली द्वारा? तो 24 जनवरी 1950 को जो है इसका अडॉप्शन किया गया था। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेल्ड, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से दिख रहे होंगे क्योंकि इसी का ही रोल था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। तो फर्स्ट मीटिंग जो है वो यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की जो है वो कब हुई थी? तो पहली मीटिंग हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को यहां पर जो है वो पहली मीटिंग हुई थी। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को सेटअप किया गया था 6 दिसंबर 1940 को। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे पहले भाई मीटिंग हुई थी तो सेटअप भी तो हुई होगी। तो भाई इसको सेटअप किया गया था 6 दिसंबर 1940 को। 9 दिसंबर 1940 को इसकी पहली बैठक होती है, ठीक है। कहां पर होती है भाई? न्यू दिल्ली में इसकी पहली बैठक जो है वो की जाती है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितने समय लगा था? 2 साल, ठीक है, 2 साल प्लस 11 महीने और 17 दिन जो है वो यहां पर लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अब देखिए एक चीज और मैं बताता हूं, अगर मुझे एमसीक्यूज ही बढ़ाने हो तो मैं ये भी अलग से एमसीक्यूज ऐड कर दूं, ये भी अलग से एमसीक्यूज ऐड कर दूं, ये भी अलग से एमसीक्यूज ऐड कर दूं, बट वो चीजें उस तरीके से कर लो या फिर इस तरीके से कर लो, मेन बात है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी। 6 दिसंबर 1946 को जो है वो इसको सेटअप किया गया था। न्यू दिल्ली में पहली बैठक हुई थी। 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा था कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, ठीक है जी। अच्छा, ये जो मीटिंग हुई थी इसको मुस्लिम लीग जो थी उसने क्या किया था? उसने बायकॉट किया था कि भाई हम तो जो है वो इसमें नहीं आएंगे, ठीक है। तो जो टोटल मेंबर आए थे 211 मेंबर्स के द्वारा जो है वो फर्स्ट मीटिंग में यहां पर अटेम्प्ट किया गया था।
ठीक है, टोटल कितने सेशन हुए हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए, टोटल जो है वो 11 सेशन यहां पर हुए हैं टोटल। जब मतलब कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के जो मीटिंग्स की, तो 11 टोटल बार जो है वो मीटिंग्स की। समझ आया क्या क्या बताया? क्या क्या बताया कि पहली बार 6 दिसंबर 1940 को सेटअप किया गया, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। ठीक है, बैठक में मुस्लिम लीग ने जो है वो बहिष्कार किया, 211 मेंबर्स आए थे, 2 साल 11 महीने 17 दिन का समय लगा बनाने में, 11 सेशन जो है वो उसमें हुए। और पहली बैठक कहां पर हुई थी? पहली बैठक हुई थी आपकी न्यू दिल्ली में। ठीक है, अच्छा, टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। ठीक है जी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जो है वो आपके टेम्परेरी क्या बनाए गए थे? यहां पर प्रेसिडेंट बनाए गए थे। अच्छा, किस तरीके से बनाए गए? क्योंकि ये जो है वो आपके ओल्डेस्ट मेंबर थे। ओल्डेस्ट मेंबर को जो है वो फ्रांस में बनाया जाता है। ठीक है, अगर आपको बनाना है तो फ्रांस से जो है ये टेक्निक फॉलो की गई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी बनाया गया था। परमानेंट कौन बने थे? परमानेंट बने थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर अस्थाई नहीं लगाया है, यानी कि टेम्परेरी नहीं लगाया है, सीधा अध्यक्ष पूछा है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज फर्स्ट मेड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इतनी बार बात हो चुकी है, पर इसकी सबसे पहले मांग किसने की थी, डिमांड किसने की थी कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली होनी चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनाएगी? साइमन कमीशन के द्वारा की गई थी, जब साइमन कमीशन आ गया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब विड्रॉ हो गया था तब की गई थी। एम एन रॉय के द्वारा की गई थी, या कराची सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कराची सेशन में की थी? कब की थी भाई? इसका जो सही आंसर है वो है आपका एम एन रॉय के द्वारा 1934 में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है वो आईएनसी ने इसकी डिमांड की थी। अभी बात करूंगा आगे क्वेश्चन में, बट यहां पर सिंपल सिंपल सा आपको याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की सबसे पहले जो डिमांड की गई थी 1934 में एम एन रॉय के द्वारा जो है वो यहां पर की गई थी। ठीक है, एम एन राय और बी एन राव अलग अलग है, इनमें कंफ्यूज मत होना, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसको बोलते हैं प्रारूप समिति। ठीक है, जो आपका संविधान था उसका प्रारूप तैयार करने के लिए जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन कौन थे? ठीक है, 4 आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सभी को पता होगा बी आर अम्बेडकर जो है वो इसका आंसर है। ठीक है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे? ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी को कब बनाया गया था? 29 अगस्त 1947 को जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे टोटल, ये आपको पता ही होगा। आगे इसके बारे में नेक्स्ट एमसीक्यू में बात करूंगा, बट यहां पर मेरे पास कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लिए है। सबसे पहले देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फर्स्ट याद रखिए, यूनियन पावर कमेटी। क्या बात कर रहा हूं? यूनियन पावर कमेटी, सी लिखूंगा मैं सिर्फ, कमेटी। सेकंड कौन सी आती है? सेकंड आती है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। थर्ड कौन सी आती है? थर्ड आती है आपकी स्टेट कमेटी। ठीक है, स्टेट कमेटी, सी लिख दिया मैंने यहां पर। चौथी आती है आपकी कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट, कि अगर आपको नेगोशिएट करना है स्टेट के साथ तो उसके लिए कमेटी। कौन कौन सी कमेटी बोली भाई मैंने बोली यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी और स्टेट कमेटी, इसके साथ साथ कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स। इन सभी के जो चेयरमैन थे, ठीक है, इन सभी के चेयरमैन कौन थे? इन सभी के चेयरमैन आपके जवाहरलाल नेहरू थे। आ गई बात समझ? आई होप आपको समझ आ गई। राजेंद्र प्रसाद की बात करें, फर्स्ट आपको यहां पर याद रखना है आपका, ठीक है, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स ऑफ प्रोसीजर, ये कमेटी हो गई आपकी। सेकंड हो गई आपकी स्टरिंग कमेटी, STEERING, स्टरिंग कमेटी हो गई आपकी। तीसरी हो गई आपकी फाइनेंस और स्टाफ कमेटी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी। ठीक है, और चौथी हो गई आपकी एडहॉक कमेटी। एडहॉक कमेटी किससे रिलेटेड? आपकी नेशनल फ्लैग से, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड। इन सभी के चेयरमैन कौन थे? इन सभी के चेयरमैन जो हैं वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किस किस के बारे में मैंने बात करी, दोबारा से एक बार रिवाइज करेंगे भाई। हम बात कर रहे थे ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में। ड्राफ्टिंग कमेटी को 19 अगस्त 1947 को बनाया गया। 7 मेंबर थे। बी आर अम्बेडकर जो है वो इसके चेयरमैन थे। उससे ऊपर जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, स्टेट कमेटी और नेगोशिएटिंग स्टेट के लिए जो है वो कमेटी बनाई गई थी, उसके चेयरमैन थे। ऊपर है राजेंद्र प्रसाद जी,
रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, स्टरिंग कमेटी, फाइनेंस और आपका जो स्टाफ कमेटी थी, उसके अलावा एडहोक कमेटी, नेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एडहोक कमेटी फॉर नेशनल फ्लैग, ठीक है, ऑन द नेशनल फ्लैग। इसके लिए जो चेयरमैन थे वो आपके राजेंद्र प्रसाद थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एडॉप्ट कब किया गया था? तो भाई 26 नवंबर 1949 को। ये जो सारे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। 26 जनवरी 1950 को बंदे लगा देते हैं, 26 जनवरी 1949 को कई बार लगा देते हैं, तो 26 नवंबर 1949 को जो है वो क्या किया गया था, आपके एडॉप्ट किया गया था। अच्छा, इसमें एडॉप्शन किस किस चीज का हो गया था? एक तो आपके इलेक्शंस हो गए कि इलेक्शन से रिलेटेड जो आपके जो भी रूल्स और रेगुलेशन थे, प्लस सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी आपके जो है वो रूल्स रेगुलेशन थे, ठीक है, प्लस जो है वो प्रोविजनल पार्लियामेंट जो थी, इनको जो है वो एकदम से इफेक्ट में लाया गया 26 नवंबर 1949 को। बाकी जो रिमेनिंग था, ठीक है, जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल पूरा बचा था, वो कब इफेक्ट में आया? वो आया आपका 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि भाई इलेक्शंस को कब लागू कर दिया गया था, सिटीजनशिप को और पार्लियामेंट को, ठीक है, ये आपका 26 नवंबर 1949 में भी हो गया था, वहीं हो गया था। और बाकी जो रेस्ट आपका पूरा क्या बचा था, कॉन्स्टिट्यूशन बचा था, वो 26 जनवरी 1950 को जो है वो लागू किया गया था। बाकी ये तो पता ही होगा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लंबा, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है आपका, ठीक है, वो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा चलो, एक बात और करी थी मैंने, ठीक है, जो थी आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स के बारे में भी आपको यहीं पर बता देता हूं। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के आपको पता है कि चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसमें एक मेंबर थे आपके अल्लादी, शॉर्ट में लिखूंगा सुन लेना, ठीक है, कृष्ण स्वामी अय्यर, कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दूसरे थे एन गोपाल स्वामी, गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी। उसके बाद तीसरे कौन थे? तीसरे थे आपके बी आर अम्बेडकर, ठीक है, जो चेयरमैन भी थे, अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर चेयरमैन भी थे। चौथे कौन थे? चौथे थे आपके के एम मुंशी, इनके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। फिफ्थ कौन थे? फिफ्थ थे आपके मोहम्मद सादुल्ला, ठीक है, तो सादुल्ला यहां पर लिख देता हूं। सिक्स कौन थे? आपके थे बी एल मित्रा, बी एल मित्रा, ठीक है जी। और सेवन कौन थे? वो थे आपके डीपी खेतान, डीपी खेतान। तो ये थे आपके 7 मेंबर जो कि किससे थे? आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी थे। अब ये मैंने क्यों मेंबर आपको बताया, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी से कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई ये मेंबर थे कि नहीं थे, तो भाई सिंपल सी बात आपको पता लग गई होगी। बहुत इजी क्वेश्चन भाई, आप टिप्स पर मतलब कि आप आंसर दे दोगे। नेम द बॉडी विच फ्रेम्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये पूछा गया है, ठीक है, कि कौन सी बॉडी थी जिसने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया था? जनरल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, या फिर पीपल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। समझ आ गया? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है वो किस प्लान के तहत सेटअप किया गया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, इसके तहत सेटअप किया गया था। कब? 1946 में आया था आपका कैबिनेट मिशन। आ गई बात समझ में? और कब सेटअप किया गया था ये तो मैंने आपको बता ही दिया, 6 दिसंबर 1946 को जो है वो सेटअप किया गया था। फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर को हुई थी। मतलब जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। अब आया है क्वेश्चन डायरेक्टली, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल में आपको बता चुका हूं। निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? अब एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा जिसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर यहां पर बीच में लगा देते अस्थाई या फिर यहां पर लगा देते टेम्परेरी, तो उसका आंसर होता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा। अस्थाई का आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और जो आपका अध्यक्ष, सिंपल क्वेश्चन आ गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी, कर लोगे आप। अगला क्वेश्चन, हाउ वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड। अब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को कैसे फॉर्म किया गया था, संविधान सभा का गठन जो है वो इनमें से कैसे हुआ था? बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन 1935, थ्रू नॉमिनेशन बाय द वायसराय, तो वायसराय ने तो भाई नॉमिनेट नहीं किया था। बाय डायरेक्ट इलेक्शन बाय द मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन 1935। अच्छा, ये पहली और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सेम सेम है, बस यहां पर इनडायरेक्ट है, यहां पर डायरेक्ट है।
बाय डायरेक्ट इलेक्शन इन प्रोविंस, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बाय इनडायरेक्ट इलेक्शंस बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ठीक है जी, मतलब कि अप्रत्यक्ष चुनाव जिसको बोलते हैं वो यहां पर हुआ था, किसके द्वारा? जो 1935 में प्रांतीय विधानसभाएं जो है वो स्थापित की गई थी। 1935 में क्या स्थापित की गई थी? आपकी प्रांतीय विधानसभाएं। ठीक है, विधानसभाएं, उनके द्वारा जो अप्रत्यक्ष आपके यहां पर चुनाव हुए थे उसके द्वारा जो है यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फॉर्म किया गया था। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है कि भाई मेंबर की अगर बात करें, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे आपके? नंबर ऑफ मेंबर्स थे आपके स्टार्टिंग में 389 स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर पार्टीशन जब होता है तो ये थोड़े घटकर जो है वो 299 रह जाते हैं। अब आउट ऑफ 299 इसमें थे 229 जो थे वो आपके ब्रिटिश प्रोविंस के थे। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस। और इसके अलावा जो आपके 70 बचते हैं, ठीक है, वो कहाँ से नॉमिनेटेड थे? वो प्रिंसली स्टेट से जो है वो नॉमिनेट थे, प्रिंसली स्टेट से। तो ये भी कई बार आपका एग्जाम में आ जाता है कि नंबर ऑफ स्टार्टिंग में कितने थे? तो 389 थे, आफ्टर पार्टीशन 299 रह गए। 299 में से 229 ब्रिटिश प्रोविंस के और 70 जो थे वो प्रिंसली स्टेट के थे। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बस जैसे जैसे दिमाग में जो जो आता है वो साथ साथ जो है वो यहाँ पर आपके साथ डिस्कस होता रहेगा। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग गेव अ प्रपोजल ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये भी क्वेश्चन जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जो है वो फॉर्म करने का प्रपोजल जो है वो सबसे पहले किसने दिया था? ठीक है, मतलब कि किसने मतलब प्रपोजल दिया था? कैबिनेट मिशन प्लान ने, साइमन कमीशन ने, वेवल प्लान ने या क्रिप्स मिशन ने? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कब? 1946 में जो है ये आपका डिसीजन लिया गया था, मतलब ये फॉर्म किया गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो है वो यहां पर बनाई गई थी। अच्छा, कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस आपके थे। उसके अलावा स्टैफर्ड क्रिप्स थे। ठीक है, क्रिप्स यहां पर लिख देता हूं। और एक थे आपके एवी एलेक्जेंडर, एलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 मेंबर थे। अच्छा, साइमन कमीशन कब भारत आया था? ये भी साथ साथ बता देता हूं, 1928 में भारत आया था। वेवेल प्लान जिसको जो है वो शिमला प्लान भी कहते हैं, 1945 से रिलेट करता है। क्रिप्स मिशन कब से रिलेट करता है? 1942 से। तो भाई ये मैचिंग में आ सकता है कई बार डायरेक्टली, तो उस तरीके से जो है वो आपको याद रखना है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए, हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? भाई बताया था आपको ऊपर के सबसे पहले क्वेश्चन में, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका BN राव। ठीक है, मैंने बोला है आपको MN राव और BN राव में कंफ्यूज नहीं होना है। BN राव जो थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। MN राव कौन थे? जिन्होंने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का प्रस्ताव रखा था। तो BN राव यानी कि बेनेगल नरसिंह राव, क्या नाम है इनका? बेनेगल नरसिंह राव। ये आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब आता है मेन क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय वूम अमंग द फॉलोइंग, कि भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखा गया? MN राव के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बाबा साहेब अंबेडकर के द्वारा, जिनको पिता भी कहा जाता है या मतलब कि फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या महात्मा गांधी जिनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, किसके द्वारा? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका MN राव के द्वारा। ध्यान से सुन लीजिए, 1934 में जो है MN रॉय ने जो है क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का सबसे पहले प्रस्ताव रखा, या आप एक तरीके से बोल सकते हैं आइडिया जो है वो सामने रखा था। फिर 1935 में जो आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ठीक है, उसने ऑफिशियली जो है वो डिमांड करी कि भाई जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है वो बननी चाहिए। फिर 1938 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से जो है ये घोषणा की गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा आपका भारत का, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा बनेगा, जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप जो है वो यहां पर नहीं होगा। तो 1934 में MN रॉय के द्वारा, फिर 1935 में INC के द्वारा, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा INC की तरफ से जो है वो ये अनाउंस किया गया था। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ईयर आप यहां पर याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन, Who was the temporary president of the Constitutional Assembly? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आंसर इसका होगा परमानेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन BR अंबेडकर। KM मुंशी क्या थे? एक टाइप से मेंबर थे और एक कमेटी के जो है वो यहां पर सदस्य भी थे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो।
आई होप आपको समझ आई होगी। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जितनी जल्दी आप कमेंट करोगे, ठीक है, या फिर आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। फिर जल्द से जल्द हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।